बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा नेक्स्ट हमारा था इक्वेशंस ऑफ मोशन टॉपिक है। इक्वेशन जो मोशन के हवाले से ना, कोई भी बॉडी मूविंग बॉडी हो उसकी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो है मुख्तलिफ इक्वेशंस हैं, जिसमें ये तीन इक्वेशंस बनती हैं जो हम यहाँ पे उसको डिराइव भी करते हैं और उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, इक्वेशन मोशन क्या है कि थ्री बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि कोई बॉडीज हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हों तो उनकी जो मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए तीन हमारे पास बुनियादी इक्वेशन हैं। दीज इक्वेशंस रिलेट इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। यानी ये चीज़ें इसमें आती हैं इक्वेशन में। इनिशियल वेलोसिटी आती है, फाइनल वेलोसिटी आती है, एक्सेलरेशन आता है, टाइम आता है और डिस्टेंस आता है किसी भी मूविंग बॉडी का। तो वो इन सारी चीज़ों का जो रिलेशनशिप है वो इन तीन इक्वेशनों की शक्ल में हमारे सामने आ जाता है। डेरिवेशन जब करते हैं तो उसमें पहले ये तो जर्नल पार्ट है। अब आपको कहें अगर सवाल हो लॉन्ग क्वेश्चन कि फर्स्ट इक्वेशन मोशन का कहें या सेकंड या थर्ड का कहें, तो ये वाला पार्ट तो आपने लिखना ही लिखना ना। उसके बाद फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा उसकी तरफ चले जाएंगे। मसलन जैसे ये है डेरिवेशन में कि कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration a, its velocity becomes vf after time t। ये ग्राफ बना हुआ है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप टाइम नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे टाइम स्टार्ट हुआ था जिस वक्त उस बॉडी की वेलोसिटी जो थी वो वी आई थी, ये इनिशियल वेलोसिटी। फिर ये थिक लाइन बता रही है कि आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और टी टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो वी एफ हो गई, फाइनल वेलोसिटी। तो ये उसमें कह रहे हैं कि ये आप बॉडी कंसीडर करें जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, वी आई है, और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती जा रही थी बॉडी। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसके ए एक्सेलरेशन के साथ वो चल रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी उसकी बढ़ती जा रही है लेकिन इक्वल इंटरवल में इक्वल इंक्रीज है। इस वजह से वो जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और इसकी जो वेलोसिटी है वो वी एफ हो जाती है टी टाइम के बाद। ये टी टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी जो वी आई से स्टार्ट हुई थी वो बढ़ते बढ़ते ये वी एफ तक। तो ये डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है सिर्फ समझाने के लिए कि ये जो पॉइंट है ये वी एफ को शो कर रहा है और ये जो पॉइंट है ये वी आई को शो कर रहा है। उसी से हमने यहाँ डॉटेड लाइन यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा के बना उनको पॉइंट को नाम दिया है। इसको ए पॉइंट का है, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ओरिजिन आपका ओ हो गया। ठीक हो गई। ये इस वक्त हमारे पास ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ में क्या है, सिर्फ ये वाली लाइन है। बाकी ये जो डॉटेड लाइन है ये तो सिर्फ समझाने के लिए ना मुख्तलिफ पॉइंट्स। मोशन ऑफ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ। इस ग्राफ को बोलते हैं स्पीड टाइम की स्पीड और टाइम के दरमियान हम ग्राफ ये बना रहे हैं इसलिए इसको स्पीड टाइम ग्राफ का नाम देते हैं। ठीक हो गई। हेयर स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, ये जो ए और बी लाइन इसका जो स्लोप है, स्लोप आप किसको कहते हैं, ढलवान को कहते हैं। जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, इसका स्लोप आप कहेंगे सर जीरो है क्योंकि ये लाइन सीधी है, इसमें कोई ढलवान नहीं। जैसे इससे लाइन ये ऊपर टेढ़ी होती जाएगी, जैसे ये वाली लाइन ऐसे टेढ़ी है थोड़ी सी ऊपर की तरफ, तो इसमें एक ढलवान आ रही है ना। ढलवान जैसे पहाड़ की ढलवान, ऊंचाई से आप नीचे की तरफ उतरते हैं तो उसको ढलवान बोलते हैं। तो ये ढलवान जितनी ये इस पॉइंट को मैं ऊपर करता जाऊं, ये जैसे ये भाई एक लाइन आप यहाँ से अगर ऐसे करके ड्रा करेंगे तो उसकी ढलवान बहुत ज्यादा होगी। ठीक हो। तो जैसे ये ऊपर होता जाएगा ढलवान बढ़ती जाएगी। तो यही कह रहा है कि लाइन ए बी जो है, हेयर स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन ए। लाइन ए बी का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन ए है। और एरिया इस लाइन के अंदर नीचे ये वाला एरिया यहाँ से लेके ये सारा, यानी ये ए बी सी डी ओ और फिर ए, ये सारा जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इस सारा एरिया जो है ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड को शो कर रहा है। इस स्पीड और टाइम ग्राफ के नीचे जितना एरिया है, ये सारा एरिया की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो वो किसके बराबर होगी, डिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक हो गई। ये तो होगी जनरल बात। ओके हो गई। ये इसके अंदर जो लिखी हुई है ना चीजें कि ये लाइन है जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो ए से शो किया हुआ है,
फिर ये जो एरिया है ये सिर्फ ये वाला एरिया बी सी और ये ए बी और सी की जो ट्राइंगल बन रही है, ये जो ट्राइंगल समझते हैं ना, तीन तीन एंगल वाले, ये दो दो, ये एक लाइन ये और एक लाइन ये, दो लाइनों के दरमियान ये जो इतना गैप होता है ना, इसको एंगल कहते हैं। एक एंगल ये है, एक एंगल ये वाला यहाँ पे सी पॉइंट पे, और एक एंगल ए पॉइंट पे। इसलिए ए बी सी जो है इस पूरे को हम ट्राई एंगल का नाम देते हैं, कि तीन एंगल वाली ये एक वो शेप बनी हुई है, ठीक है, ट्राई एंगल हो गया। इसका एरिया निकालने का फार्मूला ये है, हाफ 1/2 हाफ इंटू टी इंटू ए टी, ठीक हो गई। ए टी क्या चीज है, ये बी सी है, ये बी से लेके सी तक जो ये जो फासला है ये बराबर है ना वी एफ माइनस वी आई के। कैसे बोला कि ये यहाँ डी से लेके बी तक जो हाइट है ये वी एफ के बराबर है, और डी से लेके सी तक जो है वो वी आई के बराबर है। तो इन दोनों के दरमियान कितना फासला है, आप कहेंगे सर ये जो वी एफ टोटल है इसमें से वी आई को माइनस कर दें तो बाकी यहाँ से यहाँ तक फासला बच जाएगा, जो यहाँ पे बी और सी को शो कर रहा है। तो बी सी इसलिए उसने लिखा बराबर है वी एफ माइनस वी आई के, ठीक है। और वो किसके बराबर है, ए टी के बराबर है। यानी ए से मुराद एक्सेलरेशन है, टी से मुराद टाइम है, इन ए और टी का वो प्रोडक्ट है। ये इक्वेशन 1 लिखा हो ना, इक्वेशन 1 से ये चीज, अभी हम वो इक्वेशन वही ड्राइव करनी है हमने, तो वहां से ये चीज निकली कि वी एफ माइनस वी आई जो है वो ए टी के बराबर होती है। अच्छा, दूसरा ये हो गया। अब ये जो एरिया उसने क्यों लिखा है इस तरह कि ये ए टी है, ये वाला डिस्टेंस ए टी है, और ये वाली जो शक्ल है ए से लेके सी तक ये टी है। तो टी और ए टी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, लेकिन साथ हाफ इसलिए दिया है, हाफ इसलिए दिया है कि इतना एरिया जो है ना, ये वाला एरिया जो ये हाफ है। अगर मैं इसको ऐसे मिसाल दूं ना, आप ये समझें, एक आपके पास स्क्वायर हो या ये जैसे रेक्टेंगल हो, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका एरिया आपसे पूछा जाए कितना है, तो आप कहेंगे मुझे इसकी लंबाई बता दो जी, 5 मीटर है फॉर एग्जाम्पल, चौड़ाई इसकी, ठीक है, और लंबाई इसकी सपोज करें 10 मीटर है, ठीक है। आपसे कहता है इसका एरिया कितना, आप कहेंगे सर लंबाई ज़रब चौड़ाई कर लें, लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 है, तो इसका जो एरिया होगा वो बराबर होगा लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक हो गया। तो आप कहेंगे सर ये आंसर 50 आ गया, इसका एरिया 50 है। फॉलो करें इस तरह, ये पूरे पूरी रेक्टेंगल का। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं कि इसको हाफ कर लूं, यहां से ऐसे हाफ कर लिया जाए, ठीक, ऐसे हाफ कर लिया जाए। आप अब ये वाला हिस्सा आधी है, तो आप कहेंगे सर ये जितना है 50 है, इसका आधा कितना, 25 हो गया। तो आप कहेंगे कि सर असल में फिर आप ये करें कि ये जो आपके पास एरिया है ना, 10 × 2 जो भी फार्मूला आप लगा रहे हैं, अगर आपने सिर्फ इतने हिस्से का निकालना है तो आपने फिर 10 × 5 तो कर लिया, लेकिन सारा नहीं लेना, उसका आधा लेना है। तो आधा लेने के लिए फिर आप क्या करोगे, साथ उसके इसको 2 पे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, कि तो आंसर 25 आ जाएगा। इसको जब 2 पे आप डिवाइड करेंगे ना, ऐसे 1/2 लिखा, यानी मतलब ये डिवाइड हो रहा है, तो आंसर आपके पास 25 आ जाए। आप कहेंगे सर अब ये आंसर, तो फार्मूले में ही फिर हम ये पुट कर देते हैं ऐसे कि ये देखें, ये जी लंबाई ज़रब चौड़ाई थी, और उसके साथ ये 1/2 लगा दी, ठीक हो गई। 1/2 ज़रब लंबाई ज़रब चौड़ाई, और ये आंसर 25 आ गया। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे किया है कि असल में जब आपने इस बी सी को, यानी ए टी को, और इस ये विड्थ हो गई और ये लेंथ है, टी से मल्टीप्लाई किया, तो ये एरिया तो इस पूरे का निकला ना, यहाँ से ये वी एफ वी आई सी और बी, ये पूरी रेक्टेंगल का निकला। लेकिन हमें तो सिर्फ आधी का चाहिए, ये सेंटर में ये लाइन आ रही है डार्क वाली, हमें तो सिर्फ इस आधे का चाहिए, तो इसलिए उसको 1/2 कर दिया, ठीक हो गई। अच्छा, दूसरा यहाँ एरिया लिखा हुआ है वी आई इंटू टी, वो वही है, ये एक पूरी रेक्टेंगल है, ये वी आई ओ डी और सी, ये पूरी एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल को कैसे करेंगे, आप कहेंगे लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई टी हो गया, ये ऊपर आ गया, चौड़ाई इसकी यहाँ से यहाँ तक वी आई के बराबर है, तो वी आई इंटू टी कर दिया, तो इस हिस्से का एरिया ये आ गया। सिर्फ ये वाली जो ए बी और सी जो आपकी है रेक्टेंगल है, इसका एरिया जो है वो ये आ गया, 1/2 टी इंटू ए टी के बराबर आ गया।
ठीक हो गई। और ये इक्वेशन बी सी जो है वो वी एफ माइनस वी आई, तो यहाँ के आपको समझ आ गई है। अब ए टी के बराबर कैसे आया वो अभी आगे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये आपके पास डायग्राम तो क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं अपनी इस डेरिवेशन की तरफ कि पहली इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव हुई। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कहा कि ये देखें जी कि ये जो स्लोप है इस लाइन का, ये जो ढलवान है यानी ए बी जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। स्लोप जो निकालना होता है ना किसी भी, ऐसे ये ढलवान बनी हुई है तो ढलवान का जो स्लोप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है और ये वाला जो है ये बेस है, ये जो ये वाली नीचे सीधी लाइन होती है ये बेस कहलाती है। ये जो इस तरह वर्टिकल बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसे वर्टिकल लाइन होती है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक हो गई। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर दें आप बेस के साथ। ठीक हो गई। तो जो आंसर आएगा आपके पास ये उसके स्लोप के, इसकी ढलवान कितनी है ये बता देगा हमें। ठीक हो गया। तो स्लोप ऑफ लाइन ए भी आपने निकालना था तो परपेंडिकुलर ओवर बेस कर दिया। परपेंडिकुलर बी सी के बराबर है, बेस आपकी ए और सी के बराबर है तो ये आ गया। अब बी सी की जगह उसने कर दिया बी डी टोटल, बी से लेके डी तक टोटल माइनस सी डी, उसमें से सी डी को माइनस किया तो ये बराबर आएगा ना बी सी के, क्योंकि बी सी जमा सी डी ये दोनों बराबर थे बी डी के। ठीक होगा। तो बी और डी में से सी और डी को माइनस कर दिया तो पीछे बी और सी ये वाला हिस्सा बच गया। ठीक होगा। इसलिए बी डी माइनस सी डी किया डिवाइडेड बाई ओ डी। ए सी और ओ डी एक ही लेंथ है, एक जैसी बराबर है तो ए सी की जगह आप ओ डी भी लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। स्लोप जो है हमने लाइन ए बी निकालना है उसको हमने ए से शो किया हुआ है, वो ए एक्सेलरेशन को शो कर रहा है ना। स्लोप यानी स्पीड और टाइम का जब आप ग्राफ ड्रा करें उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को शो कर रहा होगा। इसलिए यहाँ पे स्लोप की जगह अब ए हमने लिख दिया। बी डी जो है बी से लेके डी तक जो था वो वी एफ के बराबर था, और सी और डी जो है वो वी आई के बराबर है, वो हमने बी एफ माइनस वी आई कर दिया। ओ डी जो है ए सी जो था वो ओ डी से चेंज किया और ओ डी किसके बराबर है, टी के, तो टी की वैल्यू पुट कर दी। टी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी बन जाएगा। तो वी एफ अगर इधर रखूं तो वी आई माइनस है उधर आके जमा हो जाएगा तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये आपके पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली आ जाएगी, ये मुकम्मल हो गई। अच्छा अब इसमें ये जो लिखा था ना वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, ये यही चीज लिखी थी कि वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी के बराबर है जो यहाँ मेंशन किया था। ठीक हो गई। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। सेकंड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कि पूरा डिस्टेंस जो इस जब वो बॉडी वी आई से वी आई तक उसने किया इतने टाइम में गया तो उसने डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया। तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस उसका बराबर है ये ओ ए बी सी डी ओ, ये पूरी जो नीचे एरिया आ रहा है इस सारे को जम एरिया, सारे एरिया का जितना भी वो आंसर आता है टोटल वो उस के डिस्टेंस के बराबर है ना, टोटल एरिया ओ ए बी डी के बराबर। अब उसके दो हिस्से कर दिए। इसमें एक तो ये है ए बी सी ट्राइंगल है, और दूसरा इसमें ए सी डी ओ या ओ ए सी डी, यानी एक ये रेक्टेंगल है और दूसरी इसके अंदर एक ट्राइंगल है। सॉरी ये रेक्टेंगल है, आप कहते हैं ना इसको ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल तो आप कहते हैं ना ये जैसे रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल की शेप है ना ये वाली। ठीक हो गया। और वो जो दूसरी आपने बनाई उसको हम बोलते हैं, इधर शेप बड़ी बना लेते हैं, एक ये एक ये। अब जैसे ये बना, ये आपकी वो है ना, नाम देते हैं ट्राइंगल का, जिसमें तीन एंगल वो बन रहे होते हैं। तो एक ये शक्ल बन रही है और एक ये शक्ल, इस तरह की दो बन रही है इसके अंदर। आप एक ये शक्ल बन रही है रेक्टेंगल की और एक ये शक्ल बन रही है आपके पास 90 के एंगल के साथ ना।
ट्राइंगल आ गई। तो इन दोनों, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के एरिया को जमा कर लूंगा तो टोटल निकल आएगा। तो एरिया लिख दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। ठीक हो गया। रेक्टेंगल का एरिया आपने ये वी आई इंटू टी लिखा हुआ है, और उसका ए बी सी का ट्राई एरिया आपने ये अभी हमने जो एक्सप्लेन किया ये लिखा हुआ है। इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है जी। अच्छा, वैल्यू से पहले उसने उसको सिंबल्स तो बाद में दिए, पहले उसने उसके ना नाम लिखे। जैसे यहाँ रेक्टेंगल में ओ ए इंटू ओ डी कर दिया, ओ ए विड्थ है और ओ डी इसकी लेंथ है, ओ ए इंटू ओ डी कर दिया। ओ ए जो है वो वी आई के बराबर है और ओ डी जो है वो टी के बराबर है। तो ये ओ ए इंटू ओ डी कर दिया, वी आई और टी लिख दिया। और ये वाला ट्राइंगल का हाफ के साथ था, और हाफ के साथ क्या आएगा, ए सी, उसको बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। ए सी हमारा किसके बराबर है, वो टी के बराबर ही है, और बी सी हमारा किसके बराबर है, वी एफ माइनस वी आई के बराबर है, ए टी के बराबर। तो ये यहाँ पे आ गया, ये बी सी ए टी आ गया, ए सी की जगह टी आ गया। तो ये वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर आ गया। दूसरा आपके पास डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बता रही है, ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशनशिप बता रही है। ये वाली जो है वो डिस्टेंस को बता रही है। इसने फाइनल वेलोसिटी नहीं यहाँ पे चूज की, इनिशियल वेलोसिटी है सिर्फ, और डिस्टेंस को ये शो कर रही है उस बॉडी के। ठीक हो, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, कि जो टोटल डिस्टेंस एस है, टोटल एरिया ओ ए बी डी के बराबर था ना, ये जो पीछे हमने अभी बात की, ये डिस्टेंस निकालना है, टोटल एरिया ओ ए बी डी के बराबर। अच्छा, अब टोटल एरिया निकालने का एक और तरीका भी है, ओ ए प्लस बी डी ओवर 2 इंटू ओ डी है। एक और तरीका ना, एक तरीका तो ये है ना, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल दोनों को जो हमने यहाँ फिगर में भी देखा, एक ये रेक्टेंगल एक ये ट्राइंगल, दोनों के एरिया को जमा कर लिया, एक तरीका ये आ गया। दूसरा तरीका क्या आया, जिसको हम ना ये एक टर्म बोलते हैं ट्राइपोजियम। मैथ की जबान में ये जो शक्ल है ना इस तरह की बनती, ये देखें ना, यहाँ पे एक तरफ छोटी चौड़ाई है, एक तरफ ज्यादा चौड़ाई है, ये लंबाई है, और इस तरह एक ये टेढ़ा सा आ रहा है। तो ये जो शक्ल इस तरह की बनती है ना, ठीक, इसको बोलते हैं ट्राइपोजियम। ठीक है, ट्राइपोजियम जो है उसको आपने जब निकालना हो उसका एरिया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ओ ए इंटू बी डी ओवर 2 कर लेते हैं, इंटू ओ डी। ओ डी तो ये है ना, ओ डी ये आ गया। ठीक होगा, जो आपकी क्या कह लें विड्थ है, सॉरी लंबाई है, लंबाई तो आपकी ओडी है ना, टी है, वो तो आ गई वैसे ही, जैसे हमने यहाँ पे भी ली थी ये ओडी, उसी तरह ये यहाँ पे भी ओडी आ गया। अब ये जो हिस्सा है ना, ओ ए प्लस बी डी ओवर 2 किया है इसने। ओ ए क्या चीज है, ये ओ ए है, प्लस बी डी, ये बी डी, इसको उसने दोनों को प्लस किए, बी से लेके डी तक डिस्टेंस, बी और डी, बी डी, ये बी डी प्लस ओ ए, और फिर 2 पे डिवाइड कर दिया, ये चीज है। ये बी डी प्लस ओ ए, इन दोनों को जमा कर लिया और फिर 2 पे डिवाइड कर दिया, तो हाफ निकल आएगा ना। देखो ना, ये विड्थ तो होगी, अब मसला आ रहा है इसका, सॉरी लंबाई अगर उसकी टी है, एक तरफ हम लंबाई लेते हैं एक तरफ चौड़ाई लेते हैं, तो लंबाई का मसला तो हल हो गया, वो हमने टी रख लिया। अब चौड़ाई का मसला आ रहा था, एक तरफ थोड़ी थी एक तरफ ज्यादा थी, तो क्या करें, उसने कहा ये करें, इधर वाली चौड़ाई इधर वाली चौड़ाई दोनों को जमा कर लें और उसको 2 पे तकसीम कर लें, तो उसका आधा निकल आएगा। यानी जैसे हम कहते हैं ना मीन या एवरेज कहते हैं जैसे किसी चीज का, तो मीन या एवरेज निकल आएगा। ठीक हो गया, तो बी डी और ओ ए इन दोनों को जमा किया और 2 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल आएगा। तो एवरेज जो होगा वो आपका यहाँ पे वो यूज हो जाएगा, और उसी को यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है, 2 को इधर एस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी आ गया। अब दोनों साइडों को बी सी ओवर ओ डी से मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया, इसका मकसद क्या है कि कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, कुछ हमारे पास बच जाएंगी बी सी ओवर ओ डी से। बी सी क्या चीज थी, ये वाली है, ठीक है, और ओ डी ये चीज है। तो बी सी की वैल्यू भी हमें पता है वो ए टी के बराबर होता है,
ओडी का भी हमें पता है वो टी के बराबर होता है, तो बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया और ओ डी से सबको डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। तो इस साइड पे तो वैसे ही आ गया, इस साइड पे जब आया बी सी, ये बी सी और ओडी, अब ओडी और ओडी से कैंसिल हो गया। ठीक है, सिर्फ बी सी यहाँ पे बच गया इस तरफ, और इस तरफ वो वैसे का वैसे। अब इसके सिंबल लगाएंगे, तो बी सी आपको पता है वो किसके बराबर है, ए टी के, और ओ टी किसके बराबर है, वो टी के। ऊपर ए टी है, नीचे सिर्फ टी है। ठीक है जी। तो वो ए टी में से टी और नीचे वाला टी कैंसिल हो गए, तो सिर्फ ए बच गया, वो ए यहाँ पे उन्होंने लिख दिया। ठीक हो गई। ओ ए किसके बराबर है, ओ ए प्लस बी डी। बी सी का तो हमने ऊपर देख लिया था ना, बी सी बराबर था ये वी एफ माइनस वी आई के, वो उसने यहाँ पुट कर दिए। इस जगह पे ये बी सी की जगह वी एफ माइनस वी आई पुट किया। ठीक हो गया। यहाँ पे बी सी की जगह ए टी पुट किया है, जिसके ये दोनों जिसके बराबर थे, ए टी को है नीचे टी, और टी टी कैंसिल होके सिर्फ ए बच गया। इधर पुट किया है वी एफ माइनस वी आई। अब ये जो ओ ए प्लस बी डी है, ये जरा देखें, ओ ए प्लस बी डी। अब ओ ए किसके बराबर है, वी आई के, और बी डी किसके बराबर है, वी एफ के, यानी वी आई जमा वी एफ आ गया ना, दोनों को जमा किया जा रहा है। तो ये आपके पास वी एफ जमा वी आई प्लस वी आई, ये वी एफ माइनस वी आई। तो ये मैथ में आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो उनको इकट्ठा करके हम इस तरह स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ऐसे करके लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। तो वो उसको इकट्ठा कर दिया, और इधर आपके पास टू ए एस आ गया। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी बन गई कि टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के बराबर आ गई। ठीक हो गई। ये आपकी जी थर्ड तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हो जाती हैं। ठीक है, चल बस इतना आज इतना का